नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और आप देख रहे हैं एजे लाइव। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजे लाइव में। धन्यवाद। और निवेश जी, इतने टाइम से कहाँ गायब थे? आज सोशल मीडिया पे नहीं है, किसी समाज के प्रोग्राम में नहीं है, ऐसी क्या समस्या आ गई है? अगर पर्सनल ना हो तो बताना चाहेंगे? नहीं, मैं तो लगातार हूँ प्रोग्राम में और कंटिन्यू लगभग 1-1.5 महीना शायद मैं नहीं रही होंगी, 2 महीना जो मैंने कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किया या मैं अपने काम पर नहीं रही। और बाकी तो मैं लगातार समाज के सभी प्रोग्रामों में हूँ और ज़्यादा जो वर्क कर रही हूँ मैं गांव में करती हूँ। मेरी पहचान ही गांव के काम से है कि मैं गांव में काम करती हूँ। तो मैं अभी भी पिछले लगभग 3-4 महीने से जनपद बिजनौर में हूँ और वहीं पर ज़्यादा काम चल रहा है। और अब दिल्ली की ओर आई हूँ तो आप सब लोगों से भेंट होती, मीडिया कर्मी तो क्योंकि सारे दिल्ली में रहते हैं। जी, भेंट तो होती है। मेरा सवाल ये था, आप किसान आंदोलन में इतने फेमस हुए, आपने गरीब बच्चों को पढ़ाया, एक उनको अच्छी राय दी, फ्यूचर ब्राइट करने की एक कोशिश करी, वो कोशिश अभी भी चल रही है? हाँ, हमने जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए उठाया था उसमें से बहुत सारे बच्चों का तो हम स्कूलों में एडमिशन करा चुके हैं, जिसमें 282 बच्चे लगभग हम लोग अब तक एडमिशन करा चुके हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, कुछ गाज़ियाबाद के स्कूलों में। क्योंकि उनका एडमिशन कराना बड़ा मुश्किल काम था, उनके पास कोई कागज़ नहीं थे। तो पहले उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराए, क्योंकि उनको कोई बांग्लादेशी कोई मतलब कि अरे इनको कागज़ नहीं बनाएंगे, कागज़ बनाने में बड़ी प्रॉब्लम थी, उनकी कोई सुनता नहीं था। तो पहले कागज़ बनवाए, अब उनके एडमिशन कराए। और अभी भी जो बच्चों के एडमिशन नहीं हुए वो हमारे संघमित्रा बुद्ध विहार में पढ़ रहे हैं बच्चे। संघमित्रा बुद्ध विहार में पढ़ रहे हैं, तो कब तक ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा? आजीवन बढ़ता रहेगा, क्योंकि शिक्षा की ज़रूरत तो प्रत्येक बच्चे को है। और मुझे नहीं लगता मेरे पूरे जीवन रहते सारे बच्चों को मैं शिक्षित कर पाऊँगी, फिर भी कुछ रह जाएंगे। मुझे लग रहा है मेरे जाने के बाद भी ये काम होना चाहिए। इसलिए हम अपने जैसे कुछ समर्पित लोगों को तैयार भी कर रहे हैं कि शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के बिना आप, मैं या कोई भी सामने वाला बुद्धि का विकास करना बड़ा मुश्किल होता है। तो शिक्षा हर व्यक्ति की ज़रूरत है, हर बच्चे की ज़रूरत है। जिस कंधे पर कचरा ढोया जा रहा है उस कंधे पर हम बैग डालें तो लगता है कि देश अच्छी दिशा में और सही रास्ते पर चल सकता है। अभी भी नेताओं के फ़ोन आते हैं, अभी भी वो मन करता है कि स्पीच देने का, क्योंकि आप एक नेता के रूप में भी हैं, एक टीचर के रूप में भी हैं, और एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में भी हैं, तो अभी भी मन करता है? मन क्या, लगातार चल ही रहा है, वही काम चल रहा है। मैं तो स्पीच भी कर रही हूँ। देखिए, मन का बात यह है कि जो व्यक्ति किसी लक्ष्य पर निकल पड़ा ना, तो रास्ते में आने वाली कोई भी समस्या वो ठोकर मार के आगे बढ़ जाता है। और मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा दुख या समस्या बड़ी हो सकती है जो मेरे लक्ष्य को मुझे जाने तक रोक ले। तो निर्देश जी, अब कौन सा प्लेटफॉर्म पकड़ेंगी राजनीतिक में? राजनीति में तो हम लोग, मैं अभी भी आज तक भी किसी पार्टी में नहीं थी, लेकिन हाँ 1 से 1.5 महीने मैं लगभग रही सपा में। क्योंकि उस वक्त पर बीजेपी का सामना यदि कोई पार्टी कर रही थी और पॉलिटिकल विपक्ष कुछ खड़ा था, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी दिखाई देती यूपी के अंदर। बीजेपी में हम लोग लगातार उनकी नीतियों से हम नाराज़ थे, समाज परेशान था, नीचे लगातार बोल रहे थे कि भी हम किस तरह से पीछे छुड़ाएं। और जो बहुजनों की मुख्य पार्टी थी जो मजबूत थी, वो कहीं ना कहीं सरेंडर कर चुकी थी। तो हमें लगा कि भाई अब तो लड़ाई हम बिना लड़े हारने वाले हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी कोशिश की जाए। हमने प्रयास किया, वो जितने सफल रहे या फेल रहे, अगर बेईमानी नहीं होती तो हो सकता था कि विपक्ष में बहुजनों की अगर बसपा नहीं आती तो कम से कम सपा तो आती। और 85% का जो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ भी आपने भी लिखा हुआ 85 में ओबीसी भी आता है। तो ओबीसी की पार्टी कोई हमारी विरोधी पार्टी नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने भी विचार नहीं समझा, तो हो सकता है कि इस वजह से आपसी मतभेद हैं। लेकिन ओबीसी ऐसी है तो भाई जब तक ये आपस में एकजुट नहीं होंगे, हम तो कहते बड़े नेता भी इकट्ठे हों, बड़े नेता इकट्ठे हो जाएंगे तो नीचे वाले लोग खुद तो आपस में मजबूत हो जाएंगे, भाईचारा बढ़ेगा, मजबूती आएगी, और दुश्मन भी जो है आप लोगों की ताकत को सलाम करेगा, आपसे डरेगा भी। अब आपसे वो क्यों डरेगा जब आपके बड़े नेता ही बांट रखे हैं, वो उससे बात नहीं करना चाहता, वो अपने अहम में रहता, वो अपने अहम में रहता, और नीचे के लोगों को शोषण करने के लिए छोड़ दिया है। तो मैं सपा में थी, लेकिन सपा केवल जब तक, उस समय हम लोग सपा में गए थे क्योंकि बीजेपी के विपक्ष में हमें सपा को आगे ला करके हम बीजेपी को हरा सकते थे, टक्कर दे सकते थे। बहुजन समाज की बात करते हैं, बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, मगर सपा में क्यों गए? सबसे पहले तो बीएसपी आती, क्योंकि ज़्यादातर जितने ही बहुजन समाज के लोग हैं वो पहले बीएसपी की सोचते हैं।
सही कह रहे हैं आप। हमने बीएसपी की ही सोची और बीएसपी के हम नेताओं के हमने, हालांकि मैं आज तक किसी नेता से मिलने नहीं गई, नेता मुझसे मिलने के लिए हमेशा फ़ोन करते हैं और मैं समय नहीं देती उनको। हमेशा मैंने कहा कि जितना मैं टाइम नेताओं को दूंगी वो मेरा टाइम ख़राब करेंगे, इतना टाइम मैं किसी गरीब समाज में अपने जा करके एक गाँव को तैयार करूँगी, एक गाँव में विचार दूँगी। मैंने कभी नेताओं से कभी मिलने की कोशिश नहीं की, और अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं कितने नेताओं से मिली हूँ आज तक, तो मैं नेताओं से बहुत कम मिली हूँ। हाँ, अगर सामाजिक कार्यकर्ताओं का आप नाम गिनाओगे तो उंगली पे एक एक नाम गिन दूँगी पूरे देश भर का। तो मैं नेताओं के साथ पहली बार ऐसा हुआ, मुझे लगा कि बीजेपी अब दोबारा से लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए सारे कदम उठा रही है और बसपा को हमें मजबूत करना चाहिए। दरवाजे दरवाजे भटके हम, बसपा के बड़े बड़े नेताओं के पास भी गए, कद्दावर नेताओं के पास गए, बोले जी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम असमर्थ हैं। जब वो सभी असमर्थ थे और जो जिनके पास समर्थ था वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं थी, तो हम तो पूरी तरीके से एक रास्ते बंद थे ना, दीवार पर तो सर नहीं पटकते। बीएसपी की बात आ रही है, राजनीतिक की बात आ रही है, बीएसपी ग्रोथ क्यों नहीं पा रही है? बहुजन समाज में आप उठते बैठते हैं और आपके बड़े बड़े नेताओं से भी संपर्क हैं, तो बीएसपी ग्रोथ क्यों नहीं कर रही है? देखिए, बीएसपी ग्रोथ क्यों नहीं कर रही है ये तो आज एक शहर से दूर रहने वाला गांव का छोटा सा कार्यकर्ता भी समझ रहा है। बीएसपी जिस कैडर पर खड़ी हुई थी वो कैडर ख़त्म हो गया, यानी कि बामसेव जो एक टीम बनी हुई थी, DS4 बामसेव, जिसने गांव-गांव जाकर के लोगों को विचार से जोड़ा। बहुजन समाज पार्टी कोई सत्ता पाने का कोई वो साधन नहीं था, या सत्ता में जमे रहने का कोई एक एकाधिकार नहीं था। बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन था। बहुजन समाज पार्टी गांव से होकर गुजरती थी, एक विचार से होकर गुजरती थी। जिस विचार के दम पर पार्टी खड़ी हुई, उन महापुरुषों का विचार जब कहीं खो गया, बहुजन से सर्वजन हो गया, तो फिर बहुजन का मतलब ही नहीं रहा। आप कह रहे हैं बहुजन, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने तो सर्वजन का वो दे दिया ना नारा। जब बहुजन, हमारी लड़ाई 15 वर्सेस 85 की है, तो फिर बहुजन हो या सर्वजन, दो शब्दों पर आप लड़ सकते हैं। सर्वजन तो वो भी कह रहे हैं। अगर बात सर्वजन की है तो बीजेपी खुद कह रही है सबका विकास, सबका विकास और सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ सबका विकास बीजेपी कह ही रही है तो फिर तो बीजेपी अच्छी है। भाई आपने भी सर्जन कर दिया और वो भी सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं। जब इसी नारे पे सबके ही साथ चलना है, तो फिर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहाँ खो गया? फिर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जिसको बुद्धा ने आंदोलन चलाया, जिसका आंदोलन डॉक्टर अम्बेडकर ने चलाया, जिसका आंदोलन मान्यवर कांशीराम साहब ने चलाया, वो आंदोलन कहाँ चला गया? फिर आप बताएं। जब बहुसंख्यक लोगों पर जब कुछ परसेंट, 3.5% लोग जोंक की तरह चिपके हुए, उनका खून पी रहे हैं, उनसे बचने के लिए ही तो ये आंदोलन चले। और वही आपने इनके साथ मिला ली, जोंक की तरह जो चिपके हुए थे। तो भी आंदोलन किसके साथ रहा हमारा? ये भारत में 2 ही विचारधारा है और 2 ही वाद हैं, अम्बेडकरवाद और मनुवाद। और इसमें बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए हमारे लीडर का, या तो वो उधर हो या इधर हो। अगर वो कहे कि मैं बीच में हूँ, तुम्हारा भी मैं तुम्हारा भी हूँ, तो फिर डाउनफॉल होगा। कहाँ 30-35% वोट परसेंट हुआ करता था बसपा का, आज 10-11 पर आ गए। अगर अभी भी कैडर नहीं पकड़ा तो हो सकता है कि हमें और कमजोरी महसूस होगी इसमें। और पार्टी के लोग निकलें, बाहर आएँ, काम करें। समाज पूरा खुला है, इंतज़ार कर रहा है कि कोई काम करने तो आए। इनके नेता तो कुछ नेता ऐसे हैं जो जाटवों की गलियों में वोट मांगने नहीं जाते। हमसे खुद लोग कहते हैं अरे ये तो, हाँ अरे ये बीएसपी के, यस, कहते हैं यार ये तो कहाँ जाएंगे, ये तो मरेंगे छितेंगे और सर फोड़ के यहीं पर आएंगे। तो ये उनकी सोच है। जब नेता पैसों के दम पर बनेगा तो कैडर कहाँ रह गया? अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि अभी यूपी चुनाव गया है अभी हाल ही में, और सीट भी नहीं आई बीएसपी की, और बहन जी को सड़कों पे आके आकाश आनंद जी को और आनंद जी को आके कैडर देना चाहिए था, रैलियाँ निकालनी चाहिए थी, रोड शो निकालने चाहिए थे। उसके ऊपर जो प्रधानमंत्री हैं इंडिया के मोदी, वो निकाल रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको लगता नहीं है? वो अगर खुद भी ना निकले ना और एक आह्वान कर दें वहाँ से कि हर जिले पर कैडर होना चाहिए और कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे दें, तो उनको तो निकलने की ज़रूरत भी नहीं होगी। जो काम मोदी जी कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा 1000 गुना काम इस समाज का बहुसंख्यक आदमी कर सकता है। हम जैसे कार्यकर्ता कर सकते हैं, आप जैसे लोग कर सकते हैं। जो उनका करोड़ों रुपए लेकर भी मीडिया जिन बातों को पहुंचाता है, वो आप एक छोटे से मोबाइल से पहुंचाते हैं। तो ताकत किसकी ज़्यादा बड़ी हुई? वो करोड़ों खर्च करके भी वो झूठ को पहुँचा रहे हैं, और आप छोटे से मोबाइल से, इस कैमरे से और इस माइक से, इस ID से आप केवल कम संसाधनों में भी लाखों तक बात पहुँचा रहे हैं।
और लाख की बात पहुंचा रहे हैं, वो खाक की बात भी करोड़ों रुपए खर्च करके पहुंचा रहे हैं। तो ताकतवर कौन हुआ? जिस काम को मोदी जी कर रहे हैं या उनकी पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता कर रहे हैं, उसको तो हमारे समाज का छोटा छोटा कार्यकर्ता कर सकता है। इतना दम रखता है, मरने जीने हर तरह से संघर्ष करने, पसीना बहाने तक के लिए तैयार रहता है। और ये बहुजन समाज पार्टी शायद बहुजनों के पसीने बहा बहा कर ही खड़ी की गई है, उनके पसीने पर ही खड़ी हुई है। आज उन्हीं पसीने वाले लोगों से बदबू आती है, क्योंकि नेता पैसे वाले बना दिए, और वोट पसीने वाले का लेते हैं और टिकट पैसे वाले को देते हैं। तो कैसे काम चलेगा? कैसे आप ऊंचाई पालोगे? जब कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं होगी, काम करने वाले को आपके दरवाजे बंद कर देंगे, काम करने वाले को आप तवज्जो नहीं देंगे, काम करने वाले को ये महसूस नहीं होगा कि मेरा नेता मुझ पर नज़र रखता है, उसको आप कुछ भी नहीं दे रहे, संरक्षण नहीं दे रहे, सहयोग नहीं दे रहे, कम से कम इतना तो सहयोग करो, इतना तो उसे महसूस कराओ कि मैं हूँ पीठ के पीछे तेरी। जब कार्यकर्ताओं को ये भी आश्वासन नहीं मिलेगा तो उस कार्यकर्ता में काहे कदम और काहे से लड़ाई लड़े वो? कभी ना कभी आके तो सरेंडर होगा। 5 चुनाव हो गए और 5 चुनाव में हार लगातार हार हुई है। क्यों नहीं देख रहे हम लोग अपनी कमियाँ? क्या हम अभी भी अपनी समीक्षा नहीं करेंगे? एक 5वीं क्लास का बच्चा भी फेल हो जाता तो उसके माता पिता, उसके घर वाले और वो बच्चा अपने एग्जाम में फेल होने के बाद समीक्षा करता कि मैंने क्या गलती की और अगली क्लास में अब मैं अच्छे नंबर लाने के लिए ज़्यादा मेहनत करूँगा। करता है नहीं करता है? घर वाले भी करवाते हैं। तो हम इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की समीक्षा क्यों नहीं? इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी डाउन क्यों जा रही है? इसकी समीक्षा क्यों नहीं? इस पर सोच विचार क्यों नहीं? इस पर मंथन क्यों नहीं? इस पर चिंतन क्यों नहीं कर रहे? पार्टी के अंदर जितने लोग काम करने वाले थे हाथ त्राई शोर मचा रहे हैं कि कुछ हो, ये बच जाए किसी तरीके से। एक इतनी बड़ी पार्टी को डूबते हुए 40 साल लगे मान्यवर साहब ने। 40 साल कितने लोगों ने चप्पल तोड़े, कितने लोगों ने हड्डियाँ तोड़ी, कितने लोगों ने मुकदमे झेले, और कितने लोगों ने सबसे ज़्यादा बड़ी बात अपनी पाई जोड़ी हुई गुल्लकें तोड़ करके वोट के साथ नोट भी दिया। भावनाओं से बनी हुई पार्टी है ये। किसी से विद्रोह करने की पार्टी नहीं है, किसी का कुछ छीनने की पार्टी नहीं है, ये अधिकार लेने की पार्टी है। ये उन लोगों के अधिकार सुनिश्चित कराने की पार्टी थी जिनको सदियों से सताया गया था। और शायद उसी पैटर्न पर मान्यवर कांशीराम साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ करके इस पार्टी का गठन किया कि मैं सामाजिक कार्यक्रम करता रहा, लेकिन अगर सत्ता पे मेरी भागीदारी नहीं हुई तो ये किसी भी समय जाकर के इस आंदोलन को कभी भी ख़त्म करवा सकते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा काम बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 अखबार खोले अपनी लाइफ में, ठीक है। मीडिया का इतना महत्व समझते थे वो, उन्हें पता था ये लोग मेरी बात को उल्टा छापेंगे, गलत छापेंगे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद 5 अखबार छापे इतनी व्यस्तता होने के बाद। और यही बात मान्यवर कांशीराम साहब ने समझ ली। उन्होंने भी बहुजन संगठक अखबार खोला और चलाया, उनके जीते जी अखबार चलता रहा, लेकिन उस अखबार को भी बंद करवा दिया गया। क्यों बंद कराया? जब हम कलम छूने के, पकड़ने का हमें अधिकार नहीं था, तो ये था कि हमारा इतिहास कौन लिखेगा। उन्होंने लिखा, हमारे काम को भी, हमारे अच्छे कामों को भी उन्होंने राक्षस बता दिया। हीन भावना से हमारी गाथाएं, अपनी तो कायरों की भी गाथाएं, वीर गाथाएं लिखी गई, शौर्य गाथाएं लिखी उन्होंने, जब उनको कलम का हक था। आज जब कलम का हक है हमारे लोगों के पास, तो फिर ये अखबार क्यों बंद किया? और मैं तो आज यहाँ से भी कहती हूँ इसके माध्यम से कि लोग मीडिया पर काम करें। अरे वो अपना मीडिया बना करके अपना काम करें, तुम लोग अपना मीडिया बना करके काम क्यों नहीं कर रहे? एक आदमी ऐसा है जो लाखपति को तो मैं कम से कम 1000 जानती हूँ, और करोड़पति को कम से कम 500 जानती हूँ, और अरबपति को कम से कम 100 लोगों को जानती हूँ बहुजन समाज के, जो जिस दिन चाहें खड़े खड़े चैनल खड़ा कर सकते हैं, जिसमें वो अपने लोगों को रोजगार भी देंगे और अपने हितों की बात भी कहेंगे। आप कितनी भी बड़ी मुहिम चला लो, लेकिन जब आपकी बात को मीडिया में रखने वाला नहीं है, मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आपका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप कहते रहिए, गाते रहिए, गीत का गीत रह जाएगा, वहीं दब जाएगी बात। आप कहेंगे इधर को तो वो लिख देंगे उधर को, आप लिखेंगे सत्य, वो उसका झूठ रूपांतरण दे देंगे। तो फिर हमारी जीत का जो हार का जो कारण है उसकी कमियां हमें खोजनी पड़ेंगी। किस किस पर काम करना, हमें मीडिया पर भी सबसे ज़्यादा काम करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ज़मीनी काम करना होगा। उनका बूथ लेवल भी मजबूत है और हमारा मंडल लेवल भी कमज़ोर है। हमारा प्रदेश लेवल पर कोई मीटिंग नहीं, उनकी बूथ लेवल पर मीटिंग होती है। तो इससे समझ में आता है कि अभी हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए कमर नहीं कसी, अभी हम तैयार नहीं है, या हम सरेंडर कर चुके हैं, या हम लड़ना नहीं चाहते। और मैं सही बता रही हूँ, इस चुनाव में हारा वही जो लड़ा नहीं। समझने वाले सब समझ रहे होंगे, हारा वही जो लड़ा नहीं। ना बहुजन समाज पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं थी कि उसका एक एमएलए बनता, और वो एमएलए भी अपने दम पर बना, ये सब जानते हैं। तो कभी बीएसपी से निर्देश जी को ऐलान आएगा, आदेश आएगा, तो क्या कदम रहेगा? देखिए, बीएसपी से कभी भी न्योता आएगा। बीएसपी हमारे बहुजनों की पार्टी रही है, हमारे महापुरुषों की पार्टी है। मेरे लिए पहली चॉइस हमेशा बसपा रही है, और मेरा कोई भी राजनीति में जाकर के किसी तरह से चुनाव लड़ने का कोई पहली चॉइस बसपा रही है, फिर भी आप सपा में गए? हाँ, क्योंकि बसपा वालों ने नकार दिया ना, भगा दिया ना। उन्होंने कहा कि ज़रूरत क्या है, यहाँ पैसा है नहीं था,
क्या बसपा वालों ने कहा पैसा है? ऐसा है नहीं था, बात खत्म। नहीं है, ठीक है, हम चले जाते हैं। तो अब आपने कोशिश नहीं करी कि जब नीचे लेवल के लोगों ने बोला पैसा है तो आप ऊपर जाएं? ऊपर तक गए भैया, उन्होंने कहा जी हमारे बस की नहीं है मिलवाना। डायरेक्ट बहन जी के पास गए थे? डायरेक्ट बहन जी के पास जाने का आप बता दो, कोई रास्ता हो तो आप चले जाओ, मैं आपके पीछपीछे आ जाऊँगी। कोई गुप्त रास्ता आपको पता हो, हम आ जाएंगे। बहन जी कहती है ना महिलाओं की बहुत सुनते हैं वो। जिस घर को, जिस कुटिया को ये कहकर बनाया गया कि तुम अपनी कुटिया फूंक कर दूसरे के महल में मत जाना, मान्यवर कांशीराम साहब, जब वही हमारी कुटिया से हमें बाहर खड़ा कर कर उसी कुटिया की इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बना दी हैं जिसमें रोशनदान भी नहीं, कि झांक के देख लें हो क्या रहा, तो क्या करेगा कार्यकर्ता? बहन जी कहती है कि 18 घंटे काम करती हैं। हम कब कह रहे हैं बहन जी ने, देखिए बहन जी ने काम किया होगा तभी बसपा खड़ी। और ये इतना आसान नहीं था कि एक दलित जाति की महिला को सत्ता में बनाए रखना। बहन जी के अपने खुद के बहुत गट्स रहे। 4 साल लगातार, 4 बार लगातार अगर सत्ता में बने और वो भी भारत के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनी, तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन वही गट्स आज समाज फिर से देखने को तरस रहा है ना। तो 4 बार जो मेहनत हुई वो 5वीं बार क्यों नहीं हो पाई? अब ये तो जो नहीं कर रहे मेहनत उनसे पूछो, हमारे जो प्रयास हैं वो हम कर रहे हैं। मैंने तो आज तक हजारों गांव-गांव जाकर के बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को पहुंचाने का काम किया है। लगभग 11,000 गाँव में मैं जाकर के खुद कैडर करके आई अपनी टीम के साथ में, और अलग अलग गाँव में मैंने ऐसे ऐसे कार्यकर्ता खड़े किए जो गाँव रह करके काम कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता अगर ये कर सकती हूँ बिना कम संसाधन के, मेरे पास मेरा एक जीवन है, मेरा एक शरीर है, मेरे पास एक गाड़ी, और रात दिन मैंने समाज के लिए फूंक रखी है। तेल के पैसे भी कई बार हमारे पास नहीं होते, हम लोगों से 100 रुपये जो हमारी टीम के लोग हैं खाना नहीं खाते, खाने के पैसे से तेल डलवाते हैं। जब हम बिना संसाधन के इतने लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो संसाधन वाले लोग तो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन 5 साल अब दरवाजों में बंद रहेंगे, कोई नहीं देखेगा। अभी देखना क्या होगा, जिन्होंने 5 साल कोई मेहनत नहीं की होगी ना, अभी देखना आएंगे फेसबुक पर कहेंगे प्रधानमंत्री बना रहे हैं हम अपना। उन्हें पता नहीं प्रधानमंत्री बनाना कैसे है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने हैं पीछे, उन्हें पता नहीं कि प्रधानमंत्री बनाने का रोड मैप क्या है। अभी कहेंगे, और काम करने वाले हम जैसे ये पूछ लेंगे ना भैया प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे, तो गाली दे देंगे। वो उन भक्तों से कम थोड़ी हैं, यहाँ के भक्त और घातक हैं। उनके भक्तों ने तो उनकी पार्टी को बहुत ऊंचाई पे पहुंचा दिया, इन भक्तों ने पार्टी को गर्त में पहुंचा दिया। तो उन भक्तों से ज़्यादा खतरनाक भक्त ये हैं जो सच को कहने ही नहीं देते। सच कहोगे तुरंत जबान पकड़ लेंगे और लगाएंगे उसमें टाँका कि नहीं बोलोगे। क्यों? यही बोलने के लिए तो लगातार इतने सालों से संघर्ष हो रहा है, और यही आप बोलने नहीं देते। आज जब पार्टी डूब रही है तो समाज के लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे डूबते हो जा रहे, तो हम अपना सहारा देने को तैयार हैं, तो सहारा लेने को तैयार नहीं है कोई। मैं कहती हूँ मैं संगठन का नाम भी खत्म कर दूंगी, मेरा नाम भी कहीं मत लेना। मैं किसी भी, कोई भी अगर ऐसा कहने को आ रहा है कि पूरे देश के लोगों के साथ मिलकर के कोई हम एक मूवमेंट ऐसा खड़ा करेंगे जिसमें किसी का नाम कहीं नहीं आएगा, निर्देश सबसे पहले अपना नाम खत्म करेगी उस जगह से। चाहे मेरे खुद के नाम को भी नाम मत देना, जिस संगठन का नाम रहोगे वही नाम हम सबका हो। मैं ऐसा संगठन भी चाहती हूँ। अगर हमें नामों का ईगो है तो कल को ईगो, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को बढ़ाएंगे तो व्यक्ति मर जाएगा, और व्यक्ति के मरते ही समाज का कुछ नहीं बचेगा। हम विचार को बढ़ाएंगे तो व्यक्ति के मरने के बाद भी विचार जीवित रहेगा, कोई और उसको संभाल लेगा। आज पार्टी के साथ यही हुआ कि हमने एक नेता पर, केवल एक नेता, या बढ़ने नहीं दिया या समाज ने बढ़ाया नहीं, या हम अंधे होकर एक पर चलते रहे। मैं तो खुद भी कहती हूँ, मैं लगातार लोगों में जाकर के कहती हूँ कि नहीं आप हमें लड़ाई नहीं, मैं आप लड़ाई खुद लड़ोगे। मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करने वाली हूँ, मैं तुम्हें लड़ाई लड़ूंगी नहीं। मेरे जैसे तुम्हें बनना पड़ेगा। मेरा काम ये नहीं है कि भीड़ लाई, मेरी आज तक आपने देखी नहीं होगी, मैं इस तरह के कार्यक्रम नहीं करती हूँ। मैं जिस दिन चाहूँ तो 10,000 लोग, जिस दिन चाहूँ मैं जिस जगह चाहूँ इकट्ठे कर सकती हूँ। मेरी ग्राउंड पर इतनी पकड़ है। किसी नेता को सुनने नहीं आएंगे लोग। हजारों गांव में मेरा संपर्क है, जहाँ जहाँ फ़ोन कर दूँ लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से, पैदल और रिक्शे और ऑटो से, मोटरसाइकिलों से भागे चले आएंगे। लेकिन मुझे पता है इस भीड़ से मैं क्या करूँगी। मुझे भीड़ नहीं, मुझे कार्यकर्ता चाहिए। और वो कार्यकर्ता मेरे नहीं कि दीदी निर्देश सिंह का प्रचार करें, वो बहुजन मूवमेंट का प्रचार। मेरे किसी भी कार्यकर्ता को आप काम करते देखिए, अगर वो कहीं मेरा नाम लेते दिख जाए तो सिर्फ बहुजन मूवमेंट जिंदा रहना चाहिए। निर्देश मर जाएगी, लेकिन मूवमेंट को जिंदा रखना है। अगर देश के अंदर आज बहुत ज़्यादा ईगो लोगों के बीच में आ रही है कि भाई कोई अपने नाम को, कि निर्देश का नाम, उसका नाम, इसका नाम, और नाम के पीछे फिर जातियों का ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कौन सी जाति का है। क्योंकि जाति के बाद ही हम सोचते हैं कि इस नेता को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरी जाति लोगों को नहीं पता, तो मेरी जाति खोजने की कोशिश करते हैं कि आपकी जाति क्या है, क्योंकि वो जाति जानकर ही अपना नेता स्वीकार करेंगे।
तो मैं कहती हूँ अगर तुम मेरी जाति जानकर मुझे नेता स्वीकार करोगे तो मैं तुमसे कहती हूँ मुझे नेता मत स्वीकार करो। अगर तुम जाति जानकर ही मुझे सम्मान दोगे तो मुझे तुम्हारा अपमान पसंद है, वो सम्मान पसंद नहीं, जाति देखकर मिलेगा। जब हमारा चॉइस ही जातियों पर है और नामों पर है तो फिर समाज का कैसे भला होगा? हमारा टेस्ट खराब है, हमारा टेस्ट खराब है। उनका काम विचारधारा पर होता है। सुबह उठते हैं कच्छा पहनकर सुबह शाखा लगाते हैं, हमारे लोग सुबह उठते हैं आंखें मीचते हैं, गाली देने के लिए ढूंढते हैं आज किसको देखें। वो सुबह उठते हैं और सुबह उठ करके देश की नीतियों को पढ़ते हैं। हमारे लोग सुबह उठते हैं पड़ोसी के घर में देखते हैं झांकर हो क्या रहा, उसकी लड़की कहाँ गई है। हमारे लोग उठते हैं देखते हैं ये कि कौन काम कर रहा है, उसकी लेग पुलिंग कैसे करनी है। इन लोगों का जब तक टेस्ट अच्छा नहीं होगा, जब तक इनका भाव अच्छा नहीं होगा, जब तक इनका व्यवहार अच्छा नहीं होगा अपने लोगों के प्रति, काम करने वालों के प्रति, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते। और बसपा के एक भी नेता का मुझे नाम बता दो जो अब पूरे 5 साल में जाकर के काम करेगा। बसपा का जो वोटर है, जो गांव में रहता है, ग्राउंड पर रहता है, जो लाइन में खड़ा होता है, जो रिक्शा चलाता है, जो ठेला चलाता है, जो सब्जी बेचता है, जो पकौड़ी बनाता है, जो समोसे बनाता है, जो सड़क पर खड़े होकर के क्या कहते हैं जा करके झुंझुने बेचता है, खिलौने बेचता है, जो चप्पल बनाता है, क्या उस वोटर के पास ये लोग कभी जाते हैं? क्या उस वोटर के यहाँ जाकर के बसपा की जो अच्छी नीतियाँ हैं, जो बसपा ने काम किए हैं, उन नीतियों का जाकर प्रचार प्रसार करते हैं? क्या बसपा की नीतियों का प्रचार होता है? अरे वो झूठ को भी डंके की चोट पर बजा रहे हैं, तुम जब सच नहीं जाकर बजाया जाता तो तुम काहे के कार्यकर्ता भाई? नेता सब बन गए हैं, कार्यकर्ता कोई नहीं बचा है। और इस समाज को आज फिर से कार्यकर्ताओं की जरूरत है। नेता बनने के लिए देखिए हर घर में एक नहीं 10 होंगे, माँ किसी में नेतागिरी करोगी, बाप किसी में, बेटा किसी में, कोई किसी में। लेकिन मुझे बताओ कार्यकर्ता कितने हैं समाज के अंदर? आज जरूरत है कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ताओं को ही इस पार्टी को कार्यकर्ता ही खड़ा कर सकते हैं। और कार्यकर्ताओं का ही जो है सबसे ज़्यादा मर्डर अगर किया है तो वो बसपा के नेताओं ने किया। बसपाओं के नेता उनसे हीन भावना रखते हैं। क्यों भाई? वो तो तुम्हारे लिए फ्री के प्रचारक है, काम कराओ ना उनसे, थोड़ा थोड़ा सहयोग दो तुम्हें, लेकिन चमचे चाहिए, सच्चे काम करने वाले तुम्हें चाहिए नहीं। जो जय हो जय हो जय हो का नारा तो तुम्हारे सामने लगा दें, लेकिन वहाँ जाकर घर सो जाएं कहीं ना किसी से भी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हमें यथार्थ कार्य करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं उस काम को जाकर बताए, जो महापुरुषों ने किया है उसको बताए, जो तुम्हारा दुश्मन छीन रहा है उसको बताए, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा ये बात बताए। बुद्ध ने कहा मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ, और अगर जिस दिन हम मुक्तिदाता बनने का दावा करेंगे उस दिन हम समाज को बर्बाद कर देंगे। और समाज ने यही समझ लिया कि हमारा मुक्तिदाता केवल एक यही है। तो समाज का जो आज माहौल बना हुआ है, जो दुर्दशा बनी हुई है, वो बहुत बुरी है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि लोग निराश ना हो, कम से कम अपने प्रयासों को जारी रखें। मैं तो लगातार दोष दे करके घर नहीं बैठ सकती, मुझे तो काम करना है, कर रही हूँ। 12 सालों से लगभग मुझे कोशिश करते करते मेरी ये उम्र आ गई है कि मैंने अपना निजी जो था पाया तो कुछ नहीं आज तक, लेकिन खोया खोया है। खोया इतना है कि खोने के अंत तक जो होता है ना वो सब कुछ भी खो दिया है। तो निर्देश को तो खोने का गम भी नहीं है कुछ। निर्देश जी इतनी जगह जाती हैं पूरे भारत में ही, वो अपने मिशन को फैलाती हैं। तो निर्देश जी ये स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चों के लिए और हर चीज़ के लिए एक खर्चा होता है, पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। तो निर्देश जी को फंडिंग कहाँ से मिलती है? निर्देश जो काम करती है वो बहुत ही कम पैसे में करती है। निर्देश को ज़रूरत पड़ती है उन बच्चों के कागज़ बनवाने की। प्रशासन में बैठे हुए हम लोगों के पास जाते हैं, बात करते हैं, कुछ परिचय निकाल लेते हैं, कुछ हम अपना काम दिखाते हैं कि हम गरीबों के लिए कर रहे हैं। इस तरह से उन कागज़ों में कोई पैसा नहीं लगता। अपने मेरे जो व्यवहार है, मेरा जो काम है, उसके दम पर इन कागज़ों में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। क्योंकि जब मैं इतने सालों से काम करूँ तो प्रशासन में बैठे लोग भी मेरा कहीं ना कहीं रिगार्ड करते हैं। दूसरी चीज़, गांव-गांव जाती हूँ, देश देश भर में घूमती हूँ, उसके लिए जहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं गाड़ी में तेल डलवाते हैं। मैं कोई अपनी ओर से किसी तरह से बड़े बड़े मंच कभी लगाती नहीं कि मुझे बहुत बड़ा माइक चाहिए, मंच चाहिए। मैं साल भर में कम से कम 365 दिन में एक दिन में लगभग 5 गाँव में प्रोग्राम करती हूँ। मैं लगभग साल भर में 1000 कार्यक्रम कर देती हूँ, उससे भी ज़्यादा। और 1000 कार्यक्रम में कोई खर्चा नहीं है। टाट पर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, खाट पर बैठ जाओ, मुझे लोग चाहिए सिर्फ जो बात को सुन सकें और समझ सकें, और जो समझ जाएं उनको ला करके फिर कैडर देकर उनको काम करने छोड़ देती हूँ। जाओ घूमो, करो यही काम जो मैं कर रही हूँ। तो निर्देश का जो खर्चा है वो छोटा मोटा खर्चा, गाड़ी में तेल डलता है, मेरे पेट में रोटी डलती है, रोटी समाज से मांग लेती हूँ।
जहाँ जाती हूँ समाज खाना तैयार रखता है, इंतज़ार करता है कि खाना खिलाऊँ। समाज खुश होता है कि खाना देकर कम से कम हमने कुछ तो योगदान दिया। तो मुझे 2 चीज़ें चाहिए, मेरी गाड़ी में पेट्रोल और मेरे पेट को खाना। दोनों चीज़ें चल रही हैं समाज से। दोनों चीज़ें चल रही हैं, मगर जो एक जीवन साथी होता है वो आपके बीच में नहीं है, तो कहीं वो भी उनका दुख भी रखता है। देखिए, दुखों से ऊपर उठकर ही कुछ काम किया जा सकता है। मैं दुख में नहीं जाना चाहूँगी, और दुख से शायद मैं उठ चुकी, पीछे मुड़कर देखने वालों में से मैं हूँ नहीं। और इससे भी ज़्यादा कुछ खोने के लिए कुछ बचेगा तब भी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी। मुझे पीछे मुड़ के देखना नहीं आता। बहुत बड़ी एक हादसा था वो, तो मैं उसको याद नहीं दिलाऊंगा, बस यही पूछना चाहूँगा कि शक्ति अभी भी है दुख से लड़ने की? और बढ़ गई है, क्योंकि जब तक हम दुख नहीं देखते हैं या हम आग को नहीं छूते हैं तब तक ही हमें लगता है कि आग बहुत गर्म होगी, बहुत बुरा जलाएगी। लेकिन जब जलकर ठीक हो जाता है तो फिर आग से इतना खतरा नहीं लगता, और वो मैंने सहन कर लिया है। मेरे विरोधी मेरा जितना नुकसान कर सकते थे वो कर लिया है। अभी और कुछ उनकी नज़र में होगा तो वो उसको भी करके देख लें, वो भी अपनी पूरी ताकत आजमा लें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, निर्देश को सिर्फ विचारों से हराया जा सकता है, उसके काम से हराया जा सकता है, मेरे से ज़्यादा काम करके हराया जा सकता है। मेरा विरोध करके मुझे बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सकता। ना मैं गोली से डरती, ना मैं जेल से डरती, ना मैं दर्द से डरती। तो क्या बचा तीसरी चीज़ इस दुनिया में करने के लिए? तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। दर्द होगा, लेकिन मैं उस दर्द को ताकत बनाकर आगे बढ़ूँगी। और मैं पहली बात तो ये कि मैं दर्द से डरती नहीं, मुझे सहन करना आता है। मैंने महापुरुषों को पढ़ा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं। मेरी कुर्बानियाँ तो कुछ भी नहीं। सावित्रीबाई फुले ने इतना कुछ सहा कि लोगों ने कीचड़ फेंका, लोगों ने हुक्का पानी बंद कर दिया, गांव से घर से निकलवा दिया, दूसरों के घरों पे रहीं, आसरा ले लेकर के रहीं, कीचड़ मारते थे, रास्ते में पकड़ लेते थे, उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते थे, नए नए तरह के कमेंट करते थे। हालांकि आज तो इतना माहौल बदल चुका है कि पहले महिला के साथ कमेंट करने से पहले सोचते हैं। मेरे लिए इतना अच्छा माहौल जब मेरे महापुरुष करके गए हैं, तो क्यों ना मैं इस माहौल का फ़ायदा उठा के समाज को और ज़्यादा अपनी सेवाएँ दूँ। आज तो बहुत कुछ चेंज है। उस समय तो बहुत बुरे हालात थे कि स्त्री के पढ़ने से, घर से निकलने से प्रलय आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, ग्रह नक्षत्र टूट पड़ेंगे। तो आज तो कुछ भी नहीं है। आज तो इतना कुछ है कि जिन लोगों ने जो बुद्धिहीन थे उन्होंने भी अपनी लड़कियों को पढ़ा करके आज जो उनको बुद्धिमान बना दिया। तो मेरे पास तो डॉक्टर अम्बेडकर की, सावित्रीबाई फुले की एक महान विचारधारा है, जिस पर चल कर के मैं जीवन के सारे दुखों को पीछे छोड़ सकती हूँ। और मुझे लगता नहीं कि दुख इंसान को तोड़ सकते हैं। अगर आप कुछ करने निकले हैं तो दुख तो सामने आएंगे, इसके लिए आप तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ ही निर्देश जी, जो एक युवाओं की एक पहचान है। मैं बस क्या कहूँ मैम, युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि युवा बहुत भटक रहा है। युवाओं को ही आगे बढ़ के बहुजन समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, युवा जो है बहुत तेज़ी से भटक भी रहा है और बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं संगठनों के साथ जुड़ भी रहा है। पहले युवा डॉक्टर अम्बेडकर को बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन अब युवा डॉक्टर अम्बेडकर की टी-शर्ट पहन रहा है, जय भीम बोल रहा है, उन पर फिल्में बन रही हैं, लोग फिल्में देख रहे हैं, फिल्में देखने का, बनाने का ट्रेंड चल पड़ा है। तो जो युवा भटका हुआ है वो तो पहले से ही था, वो तो मूर्खों की एक बड़ी भीड़ है। अब उनमें से कुछ निकल करके इधर आएंगे, क्योंकि सच्चाई का रास्ता इतना आसान तो नहीं है कि गधे घोड़े सब चल पड़े। उस पर चलने के लिए तो एक ब्रेन चाहिए, और वो ब्रेन डेवलप करने के लिए हमें डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। युवा भटका है, खुद नहीं भटका, सरकारें भटकाने के लिए उनको प्रोत्साहन कर रही हैं। वही युवा जब रोजगार मांगने जाता तो लट पड़ते, वही युवा जब शिक्षा के लिए स्कूलों की मांग करने जाता तभी उस पर लाठीचार्ज किया जाता, मुकदमे लगाए जाते हैं। जब वह युवा अपनी स्कॉलरशिप के लिए लड़ाई लड़ता तो लाठीचार्ज होता है। जब वह युवा सड़कों पर कांवड़ लेकर उतरता है तो उस पर फूलों की बरसात होती है। तो भाई एक चोर, एक उचक्का, एक नशेड़ी, एक गंजेड़ी जो भांग पी रहा है, जो चरस कर रहा है, गांजे का सेवन कर रहा है, सुल्फा पी रहा है, और जो शराब पी रहा है, जो शराब पीकर अपनी पत्नी को मार रहा है, जिस पर धाराएं लगी हुई हैं, जिसको पुलिस वार्निंग देकर आ चुकी है, वो पुलिस कल तो लाठी बरसा रही थी उसी पर, लेकिन वो उसने क्या किया, आज सुबह उठ करके वो कांवड़ लेने चला गया। तो अगले दिन पुलिस ढूंढती फिर रही थी उसे मारने के लिए, बंद करने के लिए, लेकिन मजबूरी में सरकार का आदेश था तो उसे फूल चढ़ाना पड़ा, उसकी सेवा करनी पड़ी, बम बम बोले। क्योंकि भाई आज धार्मिक अंधता इतनी हो गई है कि उन्होंने आस्था की चादर पहनकर उसके नीचे वो सच्चाई को दफन कर देना चाहते हैं।
लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है, उसको कहीं पर भी कितना भी दबाया जाए, जब बुद्ध हजारों वर्षों का दबाया हुआ बुद्ध की विचारधारा नहीं मार पाए, वो उखड़ उखड़ कर आ रही है, उसकी मूर्तियाँ उखड़ उखड़ कर आ रही हैं, तो ये अब भी नहीं मार पाएंगे, मुझे नहीं लगता। हमारे साथ थी निदेश जी, जो गरीब बच्चों को ये बताती हैं कि जब तुम एक कूड़े का बैग ले सकते हो तो स्कूल का बैग क्यों नहीं ले सकते हो। तो इन्हीं चीज़ों पे निदेश जी ने बहुत गरीब बच्चों को, बहुत महिलाओं पे इन्होंने रिसर्च भी की है और उन्हें ये गंदे काम से हटका के एक पढ़ाई की राय भी दिलाई है। मेरे साथ ही निदेश जी, आप देख रहे हैं एजे लाइव, मैं आशीष, दिल्ली से।